और आज जैसा कि आपने तारीख का खुद ही जिक्र कर दिया कि 12 अक्टूबर आज है और हमने भी सुबह आपको याद कराया, तो माजी में क्या कुछ हुआ था 1999 में लेके जाते हैं। बिल्कुल जी, आपको थोड़ा सा रिकैप देते हैं कि पिछले 18 सालों में क्या क्या हो चुके हैं और ये बात शुरू कैसे हुई, और उसके बाद मजहर साहब तो इधर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ओके, लेट्स रिकैप देन। आपको बताएं कि 12 अक्टूबर 1999 से 12 अक्टूबर 2017 आ गई। मियां नवाज शरीफ पूरा चक्कर काट कर आज उसी मकाम पर खड़े नजर आ रहे हैं जहां 99 में वो थे, और आज से ठीक 18 साल पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, और जनरल मुशर्रफ पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर पाकिस्तान रहे, और उनके इक़्तिदार से रुखसती 2008 अगस्त में हुई बिल आखिर। और इस दौरान नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ को पहले तो जेल काटना पड़ी, दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ा, फिर एक मुबैना मुआहिदे के तहत जिला वतन होकर पूरे खानदान समेत सऊदी अरब जाना पड़ा। यहाँ सब के सब कारोबार खत्म हो गए और फिर अपने वालिद की वफात तक पर वतन वापसी की इजाजत न मिली। और इसी अरसे में मियां नवाज शरीफ के करीबी सियासी साथी जेलों और तशद्दुद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे, और कुछ पुराने दोस्त जनरल मुशर्रफ की हिमायत में जा खड़े हुए। चौधरी बरादरान हो या शेख रशीद साहब, आज तक मियां साहब के मुखालिफ ही हैं। आमतौर पर एस्टैब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता माने जाने वाले मियां नवाज शरीफ के लिए ये सब कुछ सहना यकीनन आसान ना था। अच्छा, फिर आपको बताएं कि फिर वो दौर भी आया जब पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए एक पेज पर आए और मिसाक जमहूरियत किया, अहद किया कि सियासी मुखालफत में किसी आमिर का साथ नहीं दिया जाएगा। 2007 के इलेक्शन के लिए बेनज़ीर के बाद मियां शरीफ भी वतन आए और इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल भी हुए। जनरल मुशर्रफ की रुखसती के बाद जमहूरियत का पहिया चला तो 2013 के इंतखाबात में नून लीग फिर अक्सरियत के साथ तीसरी बार इख्तिदार में आई। मियां नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने। वक्त का पहिया मियां नवाज शरीफ को इख्तिदार में जनरल मुशर्रफ को मुल्क से बाहर ले गया था। ये वक्त मियां नवाज शरीफ के सियासी करियर का उरूज था। और फिर क्या हुआ हुमा? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि फिर पैनामा का हंगामा शुरू हुआ, और इस साल 28 जुलाई को मियां नवाज शरीफ एक बार फिर इक़्तिदार से बाहर हो गए। वो नाअहल करार पाए, एहतसाब के मुकदमात का सामना कर रहे हैं और अदालतों में पेशियां भी भुगत रहे हैं। दिस इज़ एज वी स्पीक के आजकल क्या हो रहा है। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, वैसे तो बहुत बार किया जाता है रेट्रोस्पेक्ट में, आप चीज़ें देखें तो इस तरह ना होता तो इस तरह ना होता, मतलब बहुत आप इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंड 18 ईयर्स बैक, आज भी लगता है मियां साहब वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि 18 साल पहले भी लड़ रहे थे। व्हाट्स रॉन्ग, हुआ क्या? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि 12 अक्टूबर को एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या 12 अक्टूबर होना चाहिए था, कतई तौर पे नहीं होना चाहिए था, एक इंतहाई गैर आइनी इक़दाम था। ये माजी के मार्शल लॉ से बड़ा मुख्तलिफ टेक ओवर था। माजी में तो अनरेस्ट होता था, सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो जाती थी जिसकी बिना पे आप हुकूमत का तख्ता उलट देते थे। हालांकि वो भी उस इक़दाम पे भी बेशुमार राय पाई जाती हैं और लोग ज़्यादातर समझते हैं कि वो गलत इक़दाम थे। लेकिन ये जो इक़दाम हुआ था ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक नज़र आता है। यानी अगर आप देखें कि 12 अक्टूबर को कोई मुल्क में अनरेस्ट नहीं था, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जिस पे आर्मी टेक ओवर करती। लेकिन और आज मैंने इसके ऊपर लिखा भी है इसी हवाले से कि उस वक्त के कुछ लोगों ने ये बताया था कि जनरल मुशर्रफ तो यहाँ नहीं थे, वो तो जहाज़ पे थे, तो फिर यहाँ टेक ओवर का ऑर्डर किसने किया? बिल्कुल। उसमें कुछ पुराने जो उस वक्त के जनरल्स थे उनसे बात करके अंदाज़ा ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ जाने से पहले अपने कुछ बहुत ही करीबी साथियों को, जिनमें जनरल अजीज़ का नाम आता है, जनरल महमूद का नाम आता है, जनरल उस्मानी का नाम आता है और जनरल खालिद मकबूल का नाम आता है, उनको एतमाद में लेके गए थे, क्योंकि उससे पहले एक टेंशन चल रही थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने एक मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब को और चौधरी निसार को ये कहा था कि मुझे ये इत्तलात मिल रही हैं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहांगीर करामत नहीं हूँ। ये उसके बाद जब मुशर्रफ साहब यहाँ से श्रीलंका के लिए रवाना हुए तो अपने इन काबिल एतमाद जनरल से ये कह कर गए थे कि अगर इस तरह का कोई कार्रवाई होती है तो आप टेक ओवर कर लें। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिटायर्ड जनरल जो उस वक्त भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे थे। और उन्होंने कहा मुझे इस तरह पता चला कि जब मुझे कॉल आई कि जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का ऐलान हुआ एज एन आर्मी चीफ,
उस वक्त जनरल महमूद टेनिस कोर्ट में थे, जनरल अजीज़, तो उन्होंने कहा मुझे जनरल महमूद का कॉल आई कि जो है ये हुकूमत को फारिग करना है, मियाँ साहब को फारिग करना है, पकड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ये चीफ़ तो इधर नहीं है, तो ये इसका ऑर्डर कहाँ है? तो उन्होंने कहा चीफ़ की कंसर्न है ये, अकॉर्डिंग टू हिम। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। जो ज़ियाउद्दीन भट्ट के साथ हुआ, जो नवाज़ शरीफ के साथ हुआ, जो उस वक्त की गवर्नमेंट को जिस तरीके से, और जो लोग कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमिलिएट किया गया। एक तो ये ना कि आप जाके किसी को गिरफ्तार कर लें, आपने गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया, आपने वज़ीर आज़म को माजूल कर दिया। एक ये कि आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, उनको वो जो चीज़ होती है वो पर्सनल वेंडेटा ज़्यादा लगता है, पर्सनल वेंडेटा। उसके बाद जब ट्रायल हुआ नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें भी बहुत, क्योंकि उस ट्रायल को हमने कवर किया था, उस टेक ओवर के वक्त हम कराची में थे कि जिस तरीके से जो टेक ओवर लेकिन हुआ। मतलब साहब ये बातें तो हो जाएंगी, लेकिन वजह क्या बनी? मतलब वो टेक ओवर आप कह रहे हैं उस वक्त टेंशंस थी, बट वाज कारगिल जंग एन इशू बिकॉज ऑफ इट कि ये सारा? देखिए वो तो जब वाजपेयी भारत के साबिक वज़ीर आज़म यहाँ आए थे, उस वक्त से एक चीज़ चल रही थी। हालांकि मुशर्रफ साहब का जिस तरह अपॉइंटमेंट हुआ था, वो बताते खुद एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस तरह शहबाज शरीफ और चौधरी निसार उनसे जाके मरी में मिले थे, वो फिर आके, और उनके बकौल के नवाज शरीफ साहब को जनरल मुशर्रफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। इस वक्त आके उनको कहा गया कि ही इज़ द राइट पर्सन। हालांकि उस वक्त जो डिज़र्विंग सीनियरटी पे थे वो जनरल अली कुली खान थे, लेकिन अली कुली खान को बाईपास करके वो बताया गया। और यही हमारे यहाँ सियासतदान गलती करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई 6 जनरल से को सुपरसीड करके जनरल ज़िया-उल-हक को बनाया। ऑल राइट, मैं साहब 18 साल गुजर गए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पूरा का पूरा एक राउंड अबाउट के गिर्द घूमता है। ये सियासत की अगर बात कर लें, आज भी मियां नवाज शरीफ हमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात देते हुए नजर आते हैं, आज भी वो साजिशों की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमने माजी से सबक सीख लिया या हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो अब तो दुनिया बदल गई है। हम लोगों ने क्या माजी से वाकई सबक सीख लिया? देखिए 93 का जब क्राइसिस आया था तो जनरल वहीद काकड़ उस वक्त आर्मी चीफ थे। कुछ लोगों ने जाके वहीद काकड़ साहब को ये मशवरा दिया कि आप टेक ओवर कर लें। ये उस वक्त गुलाम इसाक खान नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी थी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज फ्रेंड के वहीद काकड़ ने कहा कि देखें सियासतदान लड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर सीख जाएंगे। टेक ओवर या मार्शल लॉ लगाना कभी भी मसले का हल नहीं होता। हम आते हैं 90 रोज़ के लिए और हुकूमत करते हैं 11 साल के लिए। मुशर्रफ साहब आए, टेक ओवर किया, अगर 3 महीने में इलेक्शन करा के चले जाते तो आज लोग मुशर्रफ को याद कर रहे होते, दूसरे अंदाज में याद कर रहे होते। आप आते हैं और फिर आप एक लंबा एजेंडा लाते हैं, तो फिर लोगों के जहन में ये होता है कि आपका प्री कंसीव्ड आइडिया था। इसका मतलब ये कि आपका प्लान ही लंबा था। तो ये जो तरीक़ेकार होता है, सियासतदानों को क्या सीखना चाहिए? नवाज शरीफ साहब को 18 साल में ये सीख जाना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात कैसे की जाती है और सबसे पहले लोगों को अपने साथ किस तरह किया जाता है। आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करें, आप ऐसी मिसालें कायम करें कि लोग फिर आपको याद किया करें। इस तरह की चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सियासतदानों ने सीखी। 18वीं तरमीम उनमें से एक थी। लेकिन आज ये नज़र आता है कि 58(2)B इसलिए ख़त्म किया गया था कि 58(2)B के ज़रिए हर 2 साल बाद हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता था, प्रेसिडेंट की पावर उसमें। और ये क्रेडिट जरदारी साहब को जाता है कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट को हैंड ओवर की। पार्लियामेंट का क्या काम था? नवाज शरीफ साहब एग्जाम्पल कायम करते पार्लियामेंट में मुसलसल आकर, एग्जाम्पल के इंस्टीट्यूशंस बना के इस चीज़ में, और किस तरीके से चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इल्ज़ामात हैं उन पे, उन इल्ज़ामात से आपको निकलना पड़ेगा, उन इल्ज़ामात से अपने आप को बेल आउट करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये वो जुडिशरी नहीं है कि जिसे हम पीसीओ की जुडिशरी कहें, जिसे हम कहें कि इन जजेस ने ओथ लिया है किसी एक हुक्मरान के साथ उससे अपनी वफादारी शो करने के लिए। ये जुडिशरी वो है कि जिसकी जुडिशरी की स्ट्रगल के लिए खुद नवाज शरीफ सबसे आगे रहे थे। तो आज अगर वो जुडिशरी आपके खिलाफ फैसले दे रही है तो या तो आप पब्लिकली ये बताएं कि जी इस जुडिशरी को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, वरना ये बात लोग नहीं मानेंगे। लोग यही कहेंगे कि जी ये जो जजेस थे, ये जो 5 जजेस थे, इन्होंने जो फैसला दिया उस पर। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी स्टेज पे जब आपको ये नज़र आ रहा था, जब JIT फॉर्म हुई थी, जब ये तय हो रहा था कि जी एक जज जो है सुपरवाइज करेगा,
ये सारी वो चीज़ें थी जो आपका ग्राउंड बनाती थी कि आप इस प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर देते। और मैं सब टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए कि आज जब हम 2017 में बैठकर बात करते हैं 12 अक्टूबर के दिन, आज आपको इस मुल्क में पार्लियामेंट सुप्रीम नजर आती है? मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की आज वो है, उन्हीं का शेर है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई क्या कशा नहीं है। ये जो सूरत हाल है, देखिए पार्लियामेंट एक मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को खतरा नहीं है, ठीक है। अच्छी बात यह है, लेकिन पार्लियामेंट को उन खतरात से अपने आप को बचाना पड़ेगा जो खतरात आज भी मंडला रहे हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी मंडला रहे हैं, हुकूमत के ऊपर भी मंडला रहे हैं। हुकूमत और सियासतदानों के लिए लेसन ये है कि लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। All right, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच, व्हाट एन इनसाइट he has about everything that we discussed with him. एवरीथिंग एक्चुअली, कोई भी हम टॉपिक ले लें मजहर साहब नोज एंड ही इज़ वेरी, उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है हमसे।